एवरीवन का हलवा। हम लोगों ने पिछली क्लास में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, वो उसके अंदर क्या क्या चीज को अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने जाना था बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ा जाता है उसके बारे में जाना था। उससे पहले हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था। आज हम जानते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बारे में जानते हैं। उस कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के जानने के लिए हम बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। देखो, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमन की सोसाइटी एंड कल्चर की स्टडी की जाती है। कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। और ये भी जानी जाती है कि कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से सिमिलरिटी है और क्या क्या एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंस है, उसके बारे में भी जाना जाता है। कैसे कल्चर इवॉल्व हो रहा है, कैसे कल्चर डेवलप हुआ है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। किसके अंदर, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। अगला डिफिनेशन, अगला बात देखिए, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस एमंग लिविंग सोसाइटी एंड कल्चरल ग्रुप। यानी एक लिविंग सोसाइटी एंड कल्चरल ग्रुप में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या समानताएं है और क्या क्या विषमता है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है, उसके बारे में भी अध्ययन की जाती है। किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। Study how people who share a common cultural system organize and shape the physical and social world around them, and are in turn shaped by those ideas, behaviors and physical environment। कैसे जो एक कॉमन सोसाइटी, कॉमन कल्चर में लोग रहते हैं, वो एक अपने कल्चर सोसाइटी को शेप देते हैं, अपने कल्चर सोसाइटी को बनाते हैं, और फिर कैसे वो सोसाइटी, वो कल्चर एक आदमी को डेवलप करता है, एक आदमी को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। देखो एग्जांपल से समझते हैं। आज की जो सोसाइटी है, आज के सोसाइटी में जो अवधारणाएं हैं, जो जो रीति रिवाज है, जो भी प्रचलित कहानियां, रीति रिवाज है, जो भी चली आ रही सोसाइटी के अंदर, वो कैसे जन्म लिया, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वो कैसे डेवलप हुआ। ऑब्वियसली हमारे पूर्वजों ने वो धीरे धीरे वो चीज़ एडॉप्ट किया होगा, वो चीज़ को अपने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया होगा, और वो चीज़ आज हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, हमें हमारा शेप कर रही है, हमारे सोचने के दायरा को निर्धारित कर रही है, हमें हमारे बनाने में, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में मदद कर रही है। देखो, उस समय लोगों ने सोसाइटी को बनाया, आज सोसाइटी हमें बना रही है। यानी कैसे सोसाइटी हमें, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। आगे की बात की जाए, आर ह्यूमन इमोशंस यूनिवर्सल और कल्चरली स्पेसिफिक। क्या जो ह्यूमन के इमोशन है ये यूनिवर्सल है, यानी सभी जगह ह्यूमन के समान इमोशन होते हैं, या किसी कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कल्चर स्पेसिफिक इमोशन होते हैं। क्या कोई इमोशन है, कोई इमोशनल चीज है, वो एक कल्चर में पाया जा रहा है, दूसरा कल्चर में नहीं पाया जा रहा है, या फिर सभी कल्चर में पाया जा रहा है, या उसका जो उसका फ्रीक्वेंसी है, उसका जो महत्व है, क्या हर एक कल्चर में समान है या डिफरेंस है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। Does globalization make us all the same? Do we have maintained culture different? क्या जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, विश्वीकरण हुआ, वो सभी कल्चर को समान बना रहा है, या अब भी कोई कल्चर अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को बचा के रखे हुआ है, या फिर वो समान हो गया है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। आगे की बात की जाए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सस्पेंड देयर ओन सेंस What is normal in order to understand perspective of people they study। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो अपना सेंस को साइड में रख देते हैं कि क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज अबनॉर्मल है। इस सेंस को क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं, ताकि जिस पीपल को स्टडी कर रहे हैं ना, उसका पर्सपेक्टिव जान सके, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सके, कि उसके पॉइंट ऑफ से क्या सही है, क्या गलत है। ये जानने के लिए वो अपना सेंस नॉर्मल या क्या चीज एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, उसको साइड कर देते हैं। और ऐसा ना करेंगे, पहले ही सोचेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पहले ही सोचेंगे वो तो इसका जो कल्चर है बेकार है, घटिया है, ऐसा सोचेंगे तो कल्चर को स्टडी कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपना सेंस ऑफ नॉर्मल या एबनॉर्मल का सेंस है, उसे साइड में रखते हैं और लोगों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव से जानने की
कोशिश करते हैं। हमने एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा है, स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। कैसे एक कल्चर का स्टडी की जाती है, कैसे एक कल्चर इवॉल्व हुआ है, कैसे कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या एक कल्चर दूसरे कल्चर में क्या सिमिलैरिटी है, या फिर एक कल्चर दूसरे कल्चर में क्या क्या डिफरेंस है, क्या कोई भी इमोशन क्या यूनिवर्सल यानी सभी कल्चर में सेम है, या फिर कल्चर स्पेसिफिक है कि इस कल्चर में अलग है दूसरे कल्चर में अलग है। इसके बारे में स्टडी की जाती है और जाना जाता है क्या ग्लोबलाइजेशन कल्चर को यूनिवर्सल बना दिया है, यानी ग्लोबलाइजेशन कल्चर को एकदम यूनिवर्सल बना दिया है, यानी सभी कल्चर को समान करने की कोशिश कर रहा है, या अभी भी कुछ कुछ कल्चर अपने डिफरेंस को कायम रखे हुए हैं, अपने स्पेसिफिक को कायम रखे हुए हैं। ये सारे बातों की स्टडी की जाती है किसके अंदर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर। अब सवाल यहाँ ये आता है कि हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़े क्यों। अब मान ली कि हम जान ली कि समाज में ये ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज सिमिलरिटी है, ये डिफरेंट है। अब जानने से हमें क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा, तो इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आता है मार्गरेट मीड की। ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। क्या थी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। ये इसका बुक, इन्होंने बुक लिखा था, क्या है, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। इन्होंने क्या किया, सामोआ आइलैंड पे करीब कई महीने तक रही और उसको स्टडी की। इसके जाने से पहले ये जो मार्गरेट मीड है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसको सामोआ आइलैंड जाने से पहले क्या होता था कि अमेरिका में समझा जाता कि जो एडोलेंस है, जो यंगर पीपल, यंगर बॉय या गर्ल है, उसमें जो एग्रीसिवनेस है, क्या कहते हैं, गुस्सा, क्रोध जैसी भावना है, वो इसके एज पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये इस एज पर, एज ही में दोष है, यानी इस एज में ऐसा होता ही है, ऐसा समझा जाता था कि हाँ इस एज में एडोलेसेंस के एज में क्या होता है, हार्मोन लेवल बहुत हाई होता है, पीक पर होता है, जिसके कारण इसमें गुस्सा, क्रोध जैसी भावना बहुत अधिक रहती है, हिंसा आदि बहुत अधिक रहता है, बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत क्रोधित रहते हैं, बहुत एंग्री रहते हैं। क्योंकि इसका ये सारा क्या बॉडी फिजियोलॉजी है कि एक उम्र के बाद यानी एडोलेसेंस में हार्मोन लेवल बहुत हाई आता है, तो ये सब स्वाभाविक है। लेकिन जब ये मार्गरेट मीड जब सामोआ आइलैंड पर गई, वहाँ कई महीने बिताया, तो देखा कि वहाँ के जो यंगर पीपल है, वो वहाँ के जो टीनेजर है, उसमें तो ऐसा कुछ गुस्सा नहीं है, पर वहाँ के लोग, वहाँ के टीनेजर तो बहुत खुश और एकदम शांत स्वभाव के हैं। ये कंफ्यूज हो गई, ये मार्गरेट मीड कंफ्यूज हो गई, ये का अमेरिका में तो लोग को होता था कि ये गुस्सा उस्सा के कारण ये समाज नहीं, ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक उम्र एडोलेंस ऐसा एज ही है जिसमें हार्मोन लेवल बहुत हाई होता है, जिस कारण इसके अंदर बहुत सारे गुस्सा, अशांति, क्रोध जैसी भावना बहुत हाई लेवल पर रहती है। ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और यहाँ सामोआ में क्या, सामोआ में तो लोग यहाँ के एडोलेंस में क्या ये हार्मोनल चेंज नहीं होते हैं। यहाँ का शांत स्वभाव के हैं, खुश भी रह रहे, बहुत ज्यादा खुश और शांत स्वभाव के। ये इसको बड़ा शौक लगा, ये क्या हो रहा है, हमें गलत बतलाया जा रहा था कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस वहां है तो यहाँ भी तो होना चाहिए, सामोआ भी तो होना चाहिए। क्या सामोआ के लोग, सामोआ के बच्चे, सामोआ के जो टीनेजर है, वो इतना शांत स्वभाव कैसे है, इतना खुश कैसे है। तो वापिस आए और एक बुक लिखा उन्होंने, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, और उन्होंने लिखा उसमें कि सामोआ के लोग हैं ना, वहाँ का जो पेरेंट्स है, वहाँ का जो सामोआ के पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को बहुत छूट दे रहते हैं। बच्चे को अपने कम्युनिटी को समझने का और सेक्सुअलिटी का बहुत सारे छूट दिए रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के बच्चे बहुत खुश और हैप्पी रहते हैं, और गुस्सा, क्रोध जैसी भावना भी बहुत कम रहती है। लेकिन अमेरिकन पेरेंट्स है, वो बच्चों को बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, जिसके कारण ये सारी भावना उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, क्रोध, हिंसा जैसी भावना। तो उन्होंने इस बुक में अमेरिकन पेरेंटिंग को बहुत बुराई किया, ये तुम्हारे सब पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, इतने बच्चे क्रोधित हो रहे हैं, सब पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। तो ये बात कब हो रही है, 20वीं सदी की बात हो रही है, 20th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने बुक में बतलाया कि पेरेंट्स को बच्चे को
कुछ छूटें देनी चाहिए, उसे भी अपने जीवन जीने के लिए कुछ छूटें देनी चाहिए, एकदम एकदम रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में नहीं रखना चाहिए। ये अपने बुक के माध्यम से बतलाया, ठीक है, बतलाई। इन्होंने कहा, इन्होंने कही क्या, नर्चर है जो पालन पोषण है, मोर देन नेचर प्ले अ की रोल इन द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो पालन पोषण है वो उसको नेचर से ज्यादा पालन पोषण पर डिपेंड करता है बच्चे के डेवलपमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो भविष्य है, कैसे वो डेवलप हो रहा है, वो उसके नेचर, उसके प्रवृत्ति से ज्यादा उसके इन्वायरमेंट, उसका पालन पोषण का क्या तरीका है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के साथ इस कथनी को, इस कथन को, इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि कोई एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है, एक दो, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। ये ऐसे समाज में जन्म लिया, इनका, इसका जन्म ऐसे समाज में हुआ है जहाँ के आसपास के लोग बहुत 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 लोअर फैमिली, लोअर, जहाँ के आसपास के लोग क्या है, बहुत सारे नशा वगैरह करते हैं। वहाँ के आसपास के भाषा वगैरह, वहाँ का कल्चर एकदम अजीब सा है। वहाँ के लोग दिन दिन भर नशे करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या, कई प्रकार के नशा जैसे का सेवन, कई प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और बहुत सारे जो असामाजिक तत्व के साथ लिपटे हुए रहते हैं। दूसरा है बी बच्चा, ये कहा एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, ऐसे समाज में जन्म लिया, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत आगे है। वहाँ साइंस वगैरह की बात की जाती है, वहाँ फैमिली में डेवलपमेंट, जीडीपी वगैरह की चर्चा की जाती है, वहाँ के फैमिली में मनी, कैसे मनी का वहाँ जाए उसकी चर्चा की जाती है। यानी आसपास के समाज में एक डेवलप्ड सोसाइटी है। तो 90% चांस है कि ये बच्चा अपने समाज में ढल जाएगा, आसपास के लोगों की तरह ये भी मादक पदार्थ के सेवन करने लगेगा और अजीब सा वहाँ के कल्चर को अपना लेगा, वो अशब्द भाषा का प्रयोग करने लगेगा। और यहाँ का बच्चे के 90% चांस है कि ये अपने सोसाइटी के अनुकूल, अपने परिवेश के अनुकूल कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। 90% चांस है, 100% कहीं नहीं होता, ठीक है ना। ये अनुमान से बतला रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के हम जान सकते हैं कि जो हमारे समाज में ये चल रहा है, ये सिर्फ ये इसका कारण क्या है, क्या इसके कारण के पीछे, इसके पीछे का कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए, ये भी जान सकते हैं। हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व है उसको, और हम अपने समाज को दूसरे समाज से कंपेरिजन में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ के समाज में ये असामाजिक तत्व नहीं है। तो फिर क्या क्या कारण है कि इसके समाज में ये असामाजिक तत्व नहीं है, हमारे समाज में क्यों है, तो उसे दूर करने का भी हम प्रयास कर सकते हैं। किसके मदद से, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के पढ़ के। ये वैल्यू है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।